वो एक ऐसी शख्सियत के जीवन और उनके विशाल साहित्यिक संसार को डीकोड करना है जो केवल एक लेखक की श्रेणी में नहीं आते। हाँ, वो सिर्फ शब्दों के जादूगर नहीं थे। जी, वो एक क्रांतिकारी थे, एक घुमक्कड़ यात्री थे, और अगर सही मायने में देखा जाए तो हिंदी साहित्य के एक बिल्कुल नए युग के निर्माता थे। हम बात कर रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की। बिल्कुल, जिन्हें पूरी दुनिया अज्ञेय के नाम से जानती है। अज्ञेय यानी जिसे जाना न जा सके, और उनका साहित्य भी कुछ ऐसा ही है। तो आज का मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें अज्ञेय के जीवन परिचय, उनकी शिक्षा, उनकी अनोखी साहित्यिक विशेषताओं और उनके बेहद विविध रचना संसार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक साथ जोड़ के देखना है, जिसमें उनके उपन्यास, कविताएं और यात्रा वृत्त सब शामिल हैं। जी। तो चलिए शुरुआत उनके जन्म और शुरुआती परिवेश से करते हैं। हाँ, वो जानना बहुत जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसिया में हुआ था, जिसे कुशीनगर भी कहा जाता है। जी। उनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता यानी आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट। अब इस तथ्य पर गौर करने से एक बहुत ही रोचक विचार मेरे मन में आता है। पुरातत्ववेत्ता का काम क्या होता है? जमीन की खुदाई करके पुरानी चीजों और इतिहास की गहराई में जाना। बिल्कुल, परत दर परत चीजें खोजना। तो क्या गहराई में जाने की ये कला, मतलब चीजों की परतें उधेड़ने की आदत, अज्ञेय जी को विरासत में मिली थी? ये बहुत ही सुंदर और सटीक तुलना है। बस फर्क इतना था कि पिता मिट्टी और पत्थरों को खोद रहे थे और बेटा इंसानी मन की परतों को। हाँ, पिता इतिहास के पन्नों को मिट्टी से बाहर निकाल रहे थे और अज्ञेय ने आगे चलकर साहित्य के जरिए मानवीय मनोविज्ञान की खुदाई की। एकदम। और अगर शिक्षा के मोर्चे पर देखा जाए तो उनकी नींव भी बहुत ही असामान्य और मजबूत थी। जी, शुरुआती पढ़ाई तो घर पर ही हुई उनकी, लेकिन उसके बाद उन्होंने 1929 में लाहौर के फॉर्मन कॉलेज से बीए किया। और यहाँ जो सबसे अहम बात उभर कर आती है वो है उनका भाषाई और बौद्धिक दायरा। बिल्कुल, उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला साहित्य का बहुत ही गहन अध्ययन किया था। इतनी सारी भाषाएं। हाँ, और जब इतने सारे अलग अलग साहित्यों और भाषाओं का ज्ञान किसी एक दिमाग में एक साथ मिलता है ना, तो वहाँ एक बहुत ही व्यापक विश्व दृष्टि, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव का जन्म होता है। मतलब वे किसी एक क्षेत्रीय सोच तक सीमित नहीं रह सकते थे। एकदम नहीं। और शायद इसी असीमित सोच ने उन्हें सिर्फ एक विद्यार्थी बनकर नहीं रहने दिया। हाँ, और यहीं पर उनके जीवन का एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ सामने आता है। बिल्कुल, वे अंग्रेजी में एमए की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो पढ़ाई बीच में ही छूट गई। और वजह कोई साधारण नहीं थी। 1930 में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक होनहार छात्र का अचानक से एक विद्रोही बन जाना और फिर जेल जाना, ये उस समय के सामाजिक माहौल को भी दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है। ये घटना उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 1930 से लेकर 1934 तक का समय, यानी पूरे 4 साल उन्होंने कारावास में बिताए। 4 साल जेल में? हाँ, लेकिन अगर इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखा जाए तो ये जेल जीवन उनके लिए कोई रुकावट या बर्बादी का समय नहीं था। तो फिर क्या था? बल्कि ये उनके साहित्य की एक बहुत मजबूत नींव बन गया। जब इंसान चारों तरफ से कंक्रीट की दीवारों से घिर जाता है, जब बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट जाता है, तो उसके पास भागने के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, उसके अपने मन के भीतर की दुनिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि जेल की उस कालकोठरी और एकांतनी ही उन्हें उस मनोवैज्ञानिक गहराई तक धकेला जो बाद में उनकी रचनाओं की पहचान बनी? बिल्कुल, और इस अनुभव का सीधा एकदम पारदर्शी प्रभाव उनके बहुचर्चित उपन्यास शेखर एक जीवनी में देखा जा सकता है। हाँ, शेखर एक जीवनी। ये कोई साधारण उपन्यास नहीं है। इसमें एक विद्रोही मन और उसकी मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल का जो चित्रण है, वो उसी एकांत और आंतरिक संघर्ष की देन है। मतलब शेखर कोई आम किरदार नहीं है? नहीं, शेखर सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो उस युवा मन का प्रतीक है जो समाज, परिवार और व्यवस्था के बनाए गए ढांचों से लगातार लड़ रहा है और खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। शेखर एक जीवनी का जिक्र आने पर मुझे लगता है कि उनके उपन्यासों पर ही थोड़ा और विस्तार से बात करना सही रहेगा। जी बिल्कुल। अज्ञेय की बहुमुखी प्रतिभा सच में हैरान करने वाली है। स्रोत के अनुसार शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित हुआ। हाँ, पहला भाग 1941 में आया था और दूसरा भाग 1944 में। इसके बाद 1952 में उनका एक और अत्यंत मशहूर उपन्यास आया, नदी के द्वीप, और फिर 1961 में अपने अपने अजनबी।
ये नाम ही अपने आप में बहुत प्रतीकात्मक लगते हैं ना। बिल्कुल। इन उपन्यासों के नाम ही उनकी दार्शनिक शैली का बेहतरीन उदाहरण है। और यहाँ व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म के विचार को समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? देखिए, 1940 और 50 के दशक के भारत में जब ज्यादातर साहित्य समाज, गांव या राष्ट्रीय संघर्ष जैसी सामूहिक बातों पे लिखा जा रहा था। मतलब साहित्य समाज को एक बड़ी मशीन की तरह देख रहा था। एकदम सही। तब अज्ञे उस मशीन के अंदर मौजूद एक अकेले अलग थलग गियर पर लिख रहे थे। क्या बात है! नदी के द्वीप इसी व्यक्तिवाद का एक बहुत ही सशक्त रूपक है। इस रूपक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नदी और द्वीप का यहाँ असल में क्या अर्थ है? यहाँ नदी उस समाज या परंपरा का प्रतीक है जो लगातार बहती रहती है, और द्वीप वो अकेला व्यक्ति है जो उस प्रवाह के बीच मौजूद है। नदी द्वीप को आकार देती है, उसे गढ़ती है, लेकिन फिर भी द्वीप का अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यानी वो नदी में घुलकर अपना वजूद खत्म नहीं करता। बिल्कुल नहीं। अज्ञे अपने किरदारों से सिर्फ कहानी नहीं कहलवाते, बल्कि वे जीवन, मृत्यु और अस्तित्व के गहरे सवालों पर दार्शनिक बहस करवाते हैं। और अपने अपने अजनबी में भी तो ऐसा ही है। हाँ, अपने अपने अजनबी में तो वे मृत्यु के सामने खड़े इंसान की नियति और उसके अकेलेपन की बात करते हैं, जो उस समय के हिंदी साहित्य के लिए एक बिल्कुल नया विषय था। और यही बौद्धिक गहराई और अकेलेपन का एहसास ये उनकी कहानियों में भी साफ झलकता है। जी। उनके कहानी संग्रहों की सूची पर नजर डालें तो 1937 में विपदगा, 1944 में परंपरा और 1945 में कोठरी की बात। हाँ, 1948 में शरणार्थी और 1951 में जयदोल जैसे नाम सामने आते हैं। इनमें कोठरी की बात तो सीधे सीधे उनके जेल के दिनों की याद दिलाता है। ऐसा लगता है कि जो बातें बाहर नहीं कही जा सकी वे उस कोठरी के भीतर कहानियों में दर्ज हो रही थी। सही कहा आपने। कोठरी की बात और शरणार्थी जैसे संग्रह उस दौर के सामाजिक और व्यक्तिगत यथार्थ के दस्तावेज हैं। शरणार्थी तो उस समय आया जब देश विभाजन का दर्द झेल रहा था। जी, लेकिन अज्ञे ने सिर्फ राजनीतिक या बाहरी घटनाओं का वर्णन नहीं किया। उनकी कहानियों में एक खास तरह की आत्मचेतना है। आत्मचेतना मतलब एक विस्थापित इंसान के मन के भीतर जो कुछ टूट रहा होता है, जो उसकी अपनी उलझनें होती हैं, वे उसे बहुत ही सूक्ष्म और प्रतीकात्मक ढंग से पेश करते हैं। ये बहुत ही मार्मिक है। साहित्य के इतने भारी और गहरे विषयों पर लिखने के साथ साथ उनका निबंध संसार भी उतना ही विशाल है। निबंधों में तो उनका एक अलग ही रूप दिखता है। हाँ, 1945 में त्रिशंकु, 1956 में सबरंग और कुछ राग, 1960 में आत्मनिपद, 1971 में आलवाल और 1972 में लिखी कागद कोरे। जी। त्रिशंकु और आत्मनेपद, इन भारी भरकम और गहरे नामों से यह स्पष्ट होता है कि वे अपने पाठकों को आसान चीजें परोसकर खुश नहीं करना चाहते थे। ये अज्ञे की सबसे बड़ी पहचान रही है। वे पाठकों से एक उच्च स्तरीय बौद्धिक बातचीत की उम्मीद करते थे। त्रिशंकु का ही उदाहरण लें। त्रिशंकु वो पौराणिक पात्र है जो न धरती का रहा न स्वर्ग का, बल्कि बीच में ही लटक गया। हाँ, बीच में अटका हुआ है। अज्ञे ने इस प्रतीक का इस्तेमाल आधुनिक इंसान की स्थिति को दर्शाने के लिए किया, जो पुरानी परंपराओं और नई आधुनिकता के बीच कहीं अटका हुआ है। बहुत ही सटीक प्रतीक है। और आत्मनेपद जैसे निबंध संग्रह उनकी दार्शनिक और चिंतनशील शैली का चरम माने जाते हैं। निबंधों के जरिए वे अपने समय के साहित्यिक आलोचकों और समाज से सीधे बौद्धिक संवाद कर रहे थे। अब तक की बातों से एक तरफ तो ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनती है जो एक बंद कमरे में बैठकर बहुत ही गंभीर, दार्शनिक और भारी साहित्य रच रहा है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ उनकी एक और पहचान है जो पूरी तरह से विरोधाभासी लगती है, उनका घुमक्कड़ स्वरूप। अरे हाँ, उनकी यात्राएं। उनकी यात्रावतों के नाम इतने रोचक हैं कि किसी के भीतर भी दुनिया घूमने की इच्छा जाग जाए। 1953 में प्रकाशित अरे यायावर रहेगा याद, और 1960 में आया एक बूंद सहसा उछली। बिल्कुल। ये बात थोड़ी मुस्कुराने पे मजबूर करती है कि जो व्यक्ति इतना गहरा दर्शन लिख रहा था वही अपना बैग पैक करके दुनिया नापने के लिए हमेशा तैयार रहता था। यायावर का अर्थ ही है बंजारा या बिना किसी तय ठिकाने के घूमने वाला। ये जो विरोधाभास लगता है ना, दरअसल यही अज्ञेय की पूर्णता है। इससे एक बहुत अहम विचार सामने आता है कि क्या एक यात्रा सिर्फ बाहर की होती है या उसके साथ भीतर की यात्रा भी चलती है? बहुत गहरा सवाल है। अज्ञेय के लिए ये दोनों यात्राएं एक साथ समानांतर चल रही थी। जब वे एक बूंद सहसा उछली की बात करते हैं तो वे सिर्फ पहाड़ों या विदेशी शहरों का भौगोलिक वर्णन नहीं कर रहे होते। तो वे क्या कर रहे होते हैं?
वे उस बाहरी यात्रा के दौरान अपने भीतर होने वाले बदलावों को कागज पर उतार रहे होते हैं। यानी प्रकृति और यात्रा उनके लिए सिर्फ दृश्यों का संकलन नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनके साहित्य में जो प्रकृति चित्रण है उसमें एक बिल्कुल नवीन दृष्टि देखने को मिलती है। वे प्रकृति को सिर्फ सुंदरता की वस्तु या किसी रोमांटिक बैकग्राउंड की तरह नहीं देखते। उनके यहाँ प्रकृति मानवीय भावनाओं और दर्शन का एक जीवंत प्रतीक है। एक उछलती हुई बूंद सिर्फ पानी नहीं है, वो इंसान के क्षणभंगुर जीवन का एक पल में छिपी असीम संभावनाओं का प्रतीक बन जाती है। अब तक की चर्चा से ये तो साफ है कि उपन्यासों, कहानियों, निबंधों और यात्रावृत्तों के जरिए उन्होंने गद्य साहित्य के हर कोने को एक नया आकार दिया। जी। लेकिन उनकी एक भूमिका ऐसी है जिसने हिंदी साहित्य की पूरी धारा को ही मोड़ कर रख दिया, उनका संपादन कार्य और काव्य आंदोलन। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोतों में उन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक और नई कविता का प्रमुख हस्ताक्षर कहा गया है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। और ये दावा पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। अगर हम अज्ञेय को नई कविता का आर्किटेक्ट कहें तो गलत नहीं होगा। 1943 में उनके द्वारा संपादित तार सप्तक को इस नई शुरुआत का केंद्र माना जाता है। जी, तार सप्तक। इसके बाद 1951 में दूसरा सप्तक और 1959 में तीसरा सप्तक आया। साथ ही उन्होंने प्रतीक और दिनमान जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का भी संपादन किया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि तार सप्तक आखिर था क्या और इस प्रयोगवाद की असल में क्या जरूरत थी। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 1940s के दशक तक आते आते दुनिया बहुत बदल चुकी थी। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और तेजी से बदलता समाज। ऐसे में अज्ञेय ने महसूस किया कि पुरानी रोमांटिक या छायावादी कविता का दौर अब खत्म हो रहा है। मतलब वो चांद तारों वाली कविताएं अब काम नहीं आ रही थी। एकदम सही। चांद, फूल और तारों की मीठी कविताओं से इंसान की नई उलझनों, उसकी कुंठाओं और उसके संघर्षों को व्यक्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने 7 युवा और प्रयोगशील कवियों को एक साथ लाकर तार सप्तक प्रकाशित किया और प्रयोगवाद की नींव रखी। प्रयोगवाद का सीधा सा अर्थ हुआ नए प्रयोग करना। लेकिन ये प्रयोग किस तरह के थे? ये प्रयोग हर स्तर पर थे, भाषा में, शिल्प में और विषय वस्तु में। पुरानी बंधी बंधाई परिपाटियों और छंदों को तोड़कर नए प्रतीकों और नए बिंबों का इस्तेमाल करना शुरू हुआ। यानी पूरी तरह से एक नया ढांचा खड़ा किया। जी। अज्ञेय ने यह साबित किया कि कविता सिर्फ भावनाओं का मीठा प्रवाह नहीं है, बल्कि वो बहुत ही बौद्धिक, तीखी और यथार्थवादी हो सकती है। उन्होंने कविता को आम इंसान की भाषा और उसके रोजमर्रा के संघर्षों के करीब ला दिया। ये कदम सचमुच एक साहित्यिक बगावत जैसा था। बिल्कुल था। और इस बगावत को, इस प्रयोगवाद को उन्होंने अपनी खुद की कविताओं में भी जमकर जिया है। उनकी काव्य यात्रा की सूची किसी को भी हैरान कर सकती है। हाँ। इसे कालानुक्रमिक यानी टाइमलाइन के नजरिए से देखा जाए तो शुरुआत होती है 1935 में भग्नदूत से, फिर 1942 में चिंता और 1946 में इत्यलम। भग्नदूत का समय तो वही है ना जब वे जेल से बाहर आए थे? बिल्कुल। उनके शुरुआती काव्य संग्रहों में उस एकांत, पीड़ा और संघर्ष की गूंज है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, उनकी कविताओं में विचारों का विकास और ठहराव बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये विकास आगे के संग्रहों में दिखता भी है। 1949 में आता है हरि घास पर क्षण भर और 1954 में बावरा अहिरी। फिर 1957 में इंद्रधनुष रौंदे हुए और 1959 में अरि ओ करुणा प्रभा में। ये शीर्षक ही किसी कविता की तरह महसूस होते हैं। हरी घास पर क्षण भर में वो नवीन प्रकृति चित्रण अपनी पूरी गहराई के साथ मौजूद है। शहर की आपाधापी के बीच हरी घास पर बैठकर प्रकृति के साथ एक होने का वो क्षण दरअसल आधुनिक इंसान की शांति की तलाश है। क्या बात है। और बावरा अहेरी तो उनकी प्रतीकात्मक शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अहेरी का मतलब होता है शिकारी। हाँ, शिकारी। यहाँ सुबह का सूरज एक बावरा अहेरी यानी एक पागल शिकारी है जो अपनी रोशनी से दुनिया भर के अंधेरे का शिकार कर लेता है। ऐसे बिंब हिंदी कविता में पहले कभी नहीं देखे गए थे। और ये सूची यहाँ रुकती नहीं है। 60 के दशक में उनका साहित्य और भी ऊंचाइयों को छूता है। जी। 1961 में आंगन के पार द्वार, 1967 में कितनी नावों में कितनी बार, 1969 में क्योंकि मैं उसे जानता हूं और 1970 में सागर मुद्रा। यहाँ सागर मुद्रा और आंगन के पार द्वार तक आते आते उनकी कविताओं में एक बहुत ही रहस्यमयी,
दार्शनिकता और ब्रह्मांडीय चेतना आ जाती है। ब्रह्मांडीय चेतना। हाँ, वे अब सिर्फ समाज या व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंसान और इस पूरे ब्रह्मांड के रिश्तों को टटोल रहे हैं। कितनी नावों में कितनी बार इंसान की उस शाश्वत खोज का प्रतीक है, जहां वो सत्य को पाने के लिए जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। और उम्र के आखिरी पड़ावों पर भी उनकी कलम की धार कम नहीं हुई। 1973 में पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, यह शीर्षक ही अपने आप में एक पूरा दर्शन समेटे हुए है। बिल्कुल। इसके बाद 1977 में महावृक्ष के नीचे और 1981 में नदी की बांक पर छाया। एक इंसान अपनी जिंदगी में विचारों के इतने अलग अलग चरणों से कैसे गुजर सकता है, ये देखकर अचरज होता है। हाँ, विद्रोही से लेकर सन्नाटा बुनने वाले दार्शनिक तक का ये सफर असाधारण है। और उनके इसी विशाल, अभूतपूर्व और युग प्रवर्तक योगदान को मान्यता देने के लिए साहित्य जगत ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा। जी। उन पुरस्कारों का जिक्र करना यहाँ बेहद जरूरी है, क्योंकि वे इस बात का प्रमाण है कि शुरुआत में जिन प्रयोगों का विरोध हुआ, अंततः उसी ने साहित्य की मुख्य धारा को परिभाषित किया। एकदम सही बात है। स्रोत के विशेष तथ्यों के अनुसार 1964 में उन्हें उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और फिर 1978 में उनके बहुचर्चित संग्रह कितनी नावों में कितनी बार के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ये सम्मान सिर्फ एक लेखक की सफलता के मेडल नहीं थे। नहीं, ये इस बात की मोहर थे कि अज्ञे ने हिंदी साहित्य के सोचने, महसूस करने और उसे व्यक्त करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया था। समाज और साहित्य जगत ने ये स्वीकार कर लिया था कि व्यक्तिवाद और आत्मचेतना भी साहित्य के उतने ही वैध और महत्वपूर्ण विषय है जितना कि कोई सामाजिक क्रांति। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर देखा जाए तो 4 अप्रैल 1987 को जब अज्ञे जी का निधन हुआ, तो वो अपने पीछे किताबों का सिर्फ एक ढेर नहीं बल्कि सोच का एक पूरा नया संसार छोड़ गए। बिल्कुल। 7 मार्च 1911 को कसिया में जन्म लेने से लेकर 1987 तक का उनका जीवन किसी एक सांचे में फिट नहीं बैठता। पुरातत्ववेत्ता के बेटे ने मन की खुदाई की, एक युवा क्रांतिकारी ने बंद कोठरी में शेखर को जन्म दिया, और एक यायावर ने दुनिया घूमते हुए नए दर्शन रचे। उन्होंने अपनी जिंदगी में क्रांति, एकांत, घुमकड़ी और चिंतन को भरपूर जिया। अज्ञे का पूरा जीवन और उनका साहित्य एक साथ मिलकर एक बहुत ही गहरे चिंतन का विषय बनते हैं। इन तमाम स्रोतों और तथ्यों के आधार पर जो तस्वीर उभर कर आती है, वो एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल की ओर इशारा करती है। वो सवाल क्या है? देखिए, अज्ञे ने अपने युवा दिनों में राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ एक भौतिक क्रांति की, गिरफ्तार हुए और जेल की सलाखों के पीछे गए। हाँ। लेकिन जब हम उनके पूरे साहित्यिक सफर को देखते हैं, एक ऐसा सफर जिसमें व्यक्तिवाद, आत्मचेतना और पुरानी परंपराओं को तोड़ने का जज्बा कूट कूट कर भरा है, तो ये सवाल उठता है कि क्या उनकी असली और सबसे बड़ी क्रांति सरकार या सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि इंसानी सोच और मन पर लगे रूढ़ियों के बंधनों के खिलाफ थी। बहुत ही गहरी बात है ये। क्या जेल की उन 4 दीवारों ने ही उन्हें इंसान के भीतर की उस असीम स्वतंत्रता की खोज करने पर मजबूर किया, जिसे दुनिया की कोई भी व्यवस्था, कोई भी ताकत या कोई भी सरकार कभी कैद नहीं कर सकती? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक साथ रहेगा। एक असीम और स्वतंत्र मन की खोज, शायद यही अज्ञेय होने का असली अर्थ है। और इसी गहरे विचार के साथ साहित्य और मानवीय चेतना के इस बेहद खास सफर को यहीं विराम देते हैं।